हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। भारतीय इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को, वैदिक संस्कृति को, बौद्ध धर्म, फिर हमने देखा जैन धर्म को, मौर्य वंश को, गुप्त वंश को हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश में हमको पढ़ना है हर्षवर्धन को। तो चलिए पहले हम वर्धन वंश कहाँ से शुरू होता है इसको देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुप्त वंश का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। फिर जो गुप्त साम्राज्य के खंडहर पर क्या होते हैं, महत्वाकांक्षी जो वहाँ के सरदार व सामंत रहते हैं वे अपने साम्राज्य की क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। जैसे जो गुप्त साम्राज्य मान लीजिए है, उसके बाद ये जब टूट जाता है तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, जो वहाँ के सरदार व सामंत रहते हैं वे क्या करते हैं, अपना साम्राज्य का क्या कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं। इसी समय क्या होता है, हरियाणा के थानेश्वर के पास भी, जैसे मान लीजिए हरियाणा का थानेश्वर वाला पार्ट है, तो वहाँ पे क्या पुष्यभूति ने किसका वर्धन वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। समझ में आ गया। हरियाणा के थानेश्वर के पास किसने किया था, पुष्यभूति ने क्या किया था, वर्धन वंश की स्थापना कर दी। ये कहाँ पे लिखा है, वाणभट्ट ने अपने हर्षचरित नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक है, फिर चलिए हम देख लेते हैं वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यभूति संस्थापक कौन है, पुष्यभूति। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यभूत है। कहीं कहीं अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लेता है तो प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। ठीक है, तो देखिए चले हम पहले इसका कल देख लेते हैं कैसे कौन आया। तो पुष्यभूत के बाद आते हैं नंदवर्धन, नंदवर्धन के बाद आदित्यवर्धन आते हैं, आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन। हमको यहाँ पे से देखना है, जो ये प्रभाकर वर्धन रहते हैं इनके 3 बच्चे रहते हैं, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ठीक है, जैसा कि राज्यवर्धन क्या होते हैं, बड़े पुत्र होते हैं, तो इनको ही क्या बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। इनकी प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन वहाँ के क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। फिर जो इनकी पुत्री राजश्री रहती हैं, इनकी शादी किससे हो जाता है। देखिए अगर ये देखिए, ये हमारे भारत का नक्शा अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमारा ऊपर क्या रहता है, थानेश्वर, ये हरियाणा के पास थानेश्वर रहता है, वर्धन वंश रहता है। इधर बीच में नीचे क्या रहता है, कन्नौज, जो हमारी यूपी में है, कन्नौज, जहाँ के शासक ग्रहवर्मन रहते हैं। फिर यहाँ बंगाल के साइड में क्या गौड़ शासक रहता है, शशांक रहता है। फिर यहाँ बीच में मालवा के शासन मदन वर्मन रहते हैं। फिर यहाँ नर्मदा नदी, देखिए यहीं बीच से नर्मदा नदी होकर जाती है, इसके नीचे कौन रहते हैं, चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय रहते हैं। ठीक है, 1 मिनट में दिखा दूँ, पुलकेशिन द्वितीय रहते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, राजश्री की शादी जो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन रहते हैं उनसे हो जाती है। ठीक है, फिर ये जो कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन होते हैं और ये जो गौड़ शासक शशांक होता है, इन दोनों में क्या होती है, लड़ाई होती है। यहाँ से क्या हो जाता है, ग्रहवर्मन की मृत्यु हो जाती है। अब ग्रहवर्मन की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं, जैसे इनकी जो राजश्री इनकी क्या रहती हैं, बहन रहती हैं। अब इनकी बहन जब क्या, राजवर्धन की बहन जब राजश्री क्या हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं, तो फिर ये गुस्से में जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, गौड़ शासक जो शशांक रहता है उसके ऊपर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, राजवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जब ये शशांक से युद्ध हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, तो अब शासन करने के लिए कोई बचा नहीं, हर्षवर्धन बचे। हर्षवर्धन की आयु उतनी समय बहुत छोटी थी। तब भी क्या होता है, इनको ये वर्धन वंश को इनको संभालना पड़ता है। उसके बाद हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं। उसके बाद ये राजश्री को खोजते हैं, क्योंकि ये उसके बाद वहाँ पे कन्नौज के इनको क्या संभालने के लिए बोल देते हैं राजश्री को। उसके बाद मतलब ये हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन क्या कैसे, क्योंकि हमारे टॉपिक में हर्षवर्धन के बारे में ही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन कब से इनका शासनकाल होता है, 606 से 647 तक ये शासन करते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल याद कर लीजिए, 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। जन्म इनका कब हुआ था, 590 ईस्वी में। समझ में आ गया। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था, 590 ईस्वी में, और 606 से 647 के बीच में इन्होंने शासन किया अपना। अब देखिए इनका जन्म देखिए 590 में हुआ, 606 में ये क्या गए, राजा। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही इनको क्या बनना पड़ता है, राजा बनना पड़ता है, और इनको अपना पूरा राज्य संभालना पड़ता है, क्योंकि इनके बड़े भाई राज्यवर्धन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 606 ईस्वी में इन्होंने क्या चलाया, ये हर्ष संवत को चलाते हैं। 606 ईस्वी में क्या कर चलाते हैं, ये हर्ष संवत। देखिए एग्जाम में पूछ लेता है कि हर्षवर्धन ने हर्ष संवत कब चलाया था, तो 606 ईस्वी में। ठीक है, और कब, 16 वर्ष की आयु में। फिर उसके बाद थानेश्वर से ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी को, थानेश्वर से कन्नौज को अपनी राजधानी ये बना लेते हैं, क्योंकि पुष्यभूति और प्रभाकर वर्धन के समय राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी। ये क्या करते हैं, अपनी राजधानी कन्नौज बना लेते हैं। फिर देखिए इन्हीं के दरबारी कवि, यहाँ पे लिख लीजिए, दरबारी कवि कौन होते हैं, बाणभट्ट होते हैं और मयूर भट्ट होते हैं। बाणभट्ट का देखिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या लिखा, हर्षचरित व कादम्बरी लिखा था बाणभट्ट ने। ठीक है, और मयूर भट्ट क्या लिखे थे, सूर्य शतक। एग्जाम में देखिए ऐसे भी पूछ लेता है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के थे।
और इन्होंने क्या लिखा, हर्षचरित और कादम्बरी। मयूर भट्ट भी इन्होंने क्या लिखा, सूर्य शतक। और देखिए हर्षवर्धन भी एक कवि था, ये क्या लिखा, स्वयं इन्होंने क्या लिखा, रत्नावली नामक नाटक, नागानंद, ये गलत लिखा गया था, नागानंद लिखा था, और प्रियदर्शिका लिखा था। तो ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका किसने लिखा था, हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, जो ये मैं बताई थी ना नीचे, एक मिनट यहाँ पे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे है ना नीचे, नर्मदा नदी के नीचे, इन दोनों में क्या होता है, अब देखिए हर्षवर्धन में और पुलकेशिन द्वितीय में क्या होता है, लड़ाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हर्षवर्धन की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। किस अभिलेख में लिखा है, एहोल अभिलेख में लिखा है। एग्जाम में हमारे पूछ सकता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय में कौन जीता था, तो पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं, हर्षवर्धन हार जाते हैं। और ये लिखा कहाँ गया है, एहोल अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था, शिलादित्य था। ठीक है, हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था, शिलादित्य था। ठीक है, अब देखिए फिर ह्वेनसांग एक चीनी यात्री होता है, इन्हीं के शासनकाल में आता है। तो ह्वेनसांग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ लिया जाए ह्वेनसांग के बारे में। ठीक है, ह्वेनसांग कब आता है, 630 से 645 ईस्वी में भारत आता है। क्या 630 में आता है और 645 में जाता है, लगभग 15 वर्ष ये भारत में रहता है। ठीक है, ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान शाक्य मुनि, बौद्ध में महायान शाखा। देखिए ये जो हर्षवर्धन के समय क्या, बौद्ध में महायान शाखा का क्या बहुत ज़्यादा प्रचलन था। ठीक है, हर्षवर्धन और ह्वेनसांग कल्पक नदी पर मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, त्यांग कहा जाता है। ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, त्यांग कहा जाता है। और चीनी लेखक जो रहते थे वो भारतीयों को क्या कहते थे, इनतू कहते थे। भारतीय को क्या कहते हैं, इनतू। ये तो इम्पॉर्टेंट है। चीनी यात्री जो भारतीयों को क्या कहते हैं, इनतू। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि चीनी लेखक भारतीयों को क्या कहते हैं, तो इनतू कहते थे। और ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है, त्यांग कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखे रहिएगा, क्या कहा जाता है, त्यांग। ह्वेनसांग को और नाम क्या था, त्यांग था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो ह्वेनसांग था इसने क्या लिखा था, सीयूकी नामक पुस्तक लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हर्षवर्धन कौन सा पुस्तक लिखा था, सीयूकी लिखा था। और देखिए फिर ह्वेनसांग के बारे में ये भी है कि ह्वेनसांग की खोपड़ी अभी भी कहाँ पे रखा गया है, पटना संग्रहालय बिहार में रखा गया है। ठीक है, किसकी खोपड़ी रखा गया है, ह्वेनसांग की खोपड़ी, कहाँ, पटना संग्रहालय में। ठीक है, अब चलिए फिर हम देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के समय जो धर्म सभा आयोजित हुआ था, तो हर्षवर्धन क्या करता था, प्रतिवर्ष कन्नौज में क्या करता था, एक सभा का आयोजन करता था। प्रतिवर्ष कहाँ पे करता था, कन्नौज में करता था। और जो पहला इसने कन्नौज में किया था, पहला वाला, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पहला आयोजन जो पहली बार किया था उसको 5वीं बहुसंगीति के समान माना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन ने जो कन्नौज में पहला सभा आयोजित किया था उसमें क्या, उसको क्या 5वीं बहुसंगीति के समान माना जाता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के बारे में ही सारा था। ठीक है, और हर 5वें वर्ष क्या करता था, प्रयागराज में करता था। प्रतिवर्ष कहाँ करता था, कन्नौज में। हर 5वें वर्ष कहाँ करता था, प्रयागराज में। और इसको किस नाम से जाना जाता था, महामोक्ष परिषद का आयोजन, इसको महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर ये कुंभ मेला में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। और देखिए एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कुंभ मेला का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो यही हर्षवर्धन के समय काल से ही क्या हुआ, कुंभ मेला का शुरुआत हुआ। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुंभ मेले का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो हर्षवर्धन के समय हुआ था। ठीक है, इतना समय आप लोग को समझ में आ गया। और वो जो प्रयागराज में होता था 5वें वर्ष, उसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, फिर हर्ष के साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। ये पूरे उत्तर भारत में था। अगर हम यहाँ पे भारत का मानचित्र अगर हम बना दें पूरा, ऐसे सही से नहीं बना है, आप लोग ध्यान दीजिए। तो फिर देखिए अगर ये हम पूरा बना दें तो यहाँ से देखिए ये पूरे उत्तर भारत में अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे बना है, देखिए पूरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर तक पूरा ऊपर था। इधर बल्लभी जो हमारा गुजरात में है, फिर इधर बंगाल में, और नीचे नर्मदा नदी तक, क्योंकि नर्मदा नदी क्या बना देती थी, बॉर्डर बना देती थी। और नर्मदा नदी के नीचे किसका शासन था, पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और असम देखिए एक एग्जाम में और पूछा जाता है कि कामरूप के नाम से किसको जाना जाता है, तो असम का क्या नाम था, कामरूप था पहले। ठीक है, इतना समझ में आ गया। असम का क्या नाम था, कामरूप था। तो इसका शासन पूरा हर्ष का साम्राज्य कितने उसमें फैला था, पूरे उत्तर भारत में, इधर पूरा लेकर पूरा ये इतना पूरा फैला हुआ था उत्तर भारत में। फिर असम, कामरूप तक, ये बंगाल तक, फिर उसके बाद बल्लभी, इधर बल्लभी कहाँ पे, हमारा गुजरात में, यहाँ तक। और फिर ये नीचे भी आया था, कहाँ तक, नर्मदा नदी तक। दक्षिण भारत में एकदम नहीं था। ठीक है, नर्मदा नदी से ऊपर तक था, नर्मदा नदी के नीचे पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर देखिए एक बार राजधानी देख लेते हैं हम सबका कि कब कैसे चेंज हुआ। ठीक है, देखिए क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कोई वैसा तो राजधानी बनता नहीं है, बट क्या होता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कहा जाता है कि नहीं। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम में देखिए हमारे बताई भी थी मैं कि पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्या आया, वैदिक काल आया। वैदिक काल में कोई वैसी राजधानी तो बनी नहीं। फिर उसके बाद आते हमारा क्या, महाजनपद काल जब शुरुआत होता है, उसमें हमारा जब मगध आता है तो मगध के समय में पहले हर्यक वंश में, तो हर्यक वंश अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, राजगिरी। यह पहली राजधानी बनाई जाती है राजगिरी को, ठीक है। किसने बनाया था, हर्यक वंश ने। फिर हर्यक वंश के ही शासन किए जाते थे उदयन थे। उदयन ने किसको राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को, ठीक है। हर्यक वंश के पहले शासक जब आए तो उसने राजगिरी बनाया। फिर उसी में एक शासक आते हैं उदयन। उदयन क्या करते हैं, पाटलिपुत्र को बना देते हैं। फिर उसके बाद हमारा इसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश क्या करता है, वैशाली को अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये नंद वंश आते हैं और नंद वंश क्या करता है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। उतनी ही समय मौर्य वंश और पाटलिपुत्र, फिर देखिए गुप्त वंश भी, इन लोगों के समय राजधानी कहाँ ही रहती है, पाटलिपुत्र ही रहती है। फिर उसके बाद यहाँ से हर्षवर्धन आते हैं, वर्धन वंश आता है। तो वर्धन वंश क्या करता है, अपनी राजधानी कन्नौज को बना देता है। अभी हमने बताया ना, ये क्या करते हैं, कन्नौज को बना देते हैं। फिर ये कन्नौज ही रहता है। फिर मुस्लिम आक्रमण होता है, सल्तनत काल में आता है। तो फिर क्या, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चलता है। फिर इसमें इल्तुतमिश आता है, ये क्या करता है, अपनी राजधानी दिल्ली को बना देता है। फिर ये कुछ समय तक पूरा दिल्ली ही रहता है। फिर सिकंदर लोदी आता है, क्या करता है, आगरा को अपनी राजधानी बना देता है। फिर ये आगरा ही रहता है। फिर उसके बाद शाहजहाँ आता है, क्या करता है, राजधानी दिल्ली ट्रांसफर कर देता है। फिर ये दिल्ली भी बना रहता है। फिर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज क्या करते हैं, कलकत्ता बना देते हैं। फिर अंग्रेज 1912 ईस्वी में भी क्या होता है, दिल्ली को बना दिया जाता है। और आज तक क्या है, हमारा दिल्ली है। थोड़ा समझ में आप लोग को हल्के में थोड़ा समझ में आ गया कि कहाँ से कहाँ राजधानी हमारा ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। अब देखिए संवत भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि संवत कैसे चलता है, ठीक है। मान लीजिए देखिए ये हमारा लाइन देखा अगर माने तो 1 ईस्वी कहाँ पे है, यहाँ पे हमारे अगर 1 ईस्वी को माने तो इधर अगर हम जाएंगे, इधर हम बढ़ेंगे तो ईस्वी में जाएंगे, इधर जाएंगे तो ईसा पूर्व में जाएंगे। ईसा पूर्व मतलब जो ईसा का जन्म हुआ था उसके पूर्व में, ठीक है। तो 57 ईसा पूर्व हमारा विक्रम संवत चलाया था, किसने चलाया था, विक्रमादित्य ने, ठीक है। 57 ईसा पूर्व क्या चलाया गया था, विक्रम संवत। एग्जाम में बहुत बार पूछा है विक्रम संवत कब चलाया गया था, 57 ईसा पूर्व चलाया गया था, ठीक है। फिर हमारा 1 ईस्वी आता है। 1 ईस्वी के बाद जब हम 78 ईस्वी में पहुंचते हैं तो 78 ईस्वी में हमारा शक संवत चलाया था। शक संवत चलाया किसने, कनिष्क ने। ये कौन सा शासक था, कुषाण शासक था। ये या आप लोग कहीं कंफ्यूज मत हो जाएगी कि शक लोगों ने चलाया था, नहीं, ये किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। कौन था, कुषाण शासक था, ठीक है। इसी को हम राष्ट्रीय संवत भी कहते हैं, शक संवत को। इतना समझ में आ गया। कब शुरू किया था इसने, 78 ईस्वी में, ठीक है। फिर 78 ईस्वी के बाद चलते चलते क्या आता है हमारा, 319 ईस्वी आता है। 319 ईस्वी में क्या होता है, गुप्त संवत चलाता है। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, ये जो गुप्त वंश के शासक होते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, ये क्या शुरू करते हैं, गुप्त संवत शुरू करते हैं 319 ईस्वी में। फिर उसके बाद हम चलते चलते जब आते हैं तो वर्धन वंश के आते हैं। वर्धन वंश के आते हैं हर्षवर्धन। ये क्या करते हैं, 606 ईस्वी में क्या करते हैं, हर संवत चलाते हैं। हमको आई होप आप लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा संवत कब चला। 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत, 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क ने, 319 में गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने, फिर हर्ष संवत को किसने चलाया था, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग को इतना तैयार हो गया। हर्षवर्धन के बारे में जितना इंपॉर्टेंट था हमने आपको बता दिया। फिर कल के लेक्चर में हम देखेंगे राजपूत काल। तो चलिए फिर आप लोग इसको तैयार करते रहिए। ओके बाय।